सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज की सबसे बड़ी फिक्र, भारत में एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आतंकी वारदात कराने की कोशिश की है, लेकिन आज 6 आतंकियों के पकड़े जाने से यह साजिश फेल हो गई। इन्हें त्योहारों के दौरान बड़े धमाके करने का टारगेट दिया गया था। हमें सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि इनके निशाने पर आज का पीएम का अलीगढ़ का कार्यक्रम भी था। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ऐसी ही साजिश में इस वक्त अफगानिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान से आम आवाम का नरसंहार करा रही है। लाखों हजारों लोगों को घर छोड़ देने का फरमान सुना दिया है और जगह जगह नरसंहार हो रहा है। आज हम पठानलैंड के इस रक्तपात की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। इतना ही नहीं, आज हम कुदरत की मार से भारत की बढ़ती फिक्र भी दिखाएंगे। एक डीप डिप्रेशन ने पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया है। कई राज्यों में जैसे प्रलय काल आ चुका है। लेकिन आज हम खास तौर पर आपको गुजरात से ग्राउंड जीरो के हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर लोगों का जीवन कितना मुश्किल हो गया है और मदद कैसे पहुंच रही है। लूट घर में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के आदेश के पीछे की पूरी कहानी। हमने इस टावर के बनने से के पीछे किसकी मिली भगत थी, इसकी पूरी पड़ताल की है। इस पड़ताल से साफ हो जाता है कि एक बनी बनाई बिल्डिंग को गिराने का फैसला बिल्डरों के लिए कितना बड़ा सबक है। सबसे पहले फिक्र आतंकवाद की। दिल्ली पुलिस ने करीब 2 घंटे पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती वाले आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसके निशाने पर भारत की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य थे। एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद 3 राज्यों से पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और विस्फोटक भी जब्त किए गए। सूत्र बताते हैं कि यूपी चुनाव और प्रधानमंत्री की जनसभा भी इन आतंकियों के निशाने पर थी और 26/11 की तर्ज पर यह देश को दहलाने वाले थे। जीशान कमर, ओसामा इलियास, जान मोहम्मद, अबू बकर, मोहम्मद आमिर और मूलचंद लाला। 6 आतंकवादियों निशाने पर हिंदुस्तान के 3 बड़े राज्य और प्रधानमंत्री की जनसभा। साजिश बहुत बड़ी थी, प्लानिंग पाकिस्तान की थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माइंड गेम अंडरवर्ल्ड का था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली पुलिस ने पाक प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 पाकिस्तान में ट्रेन हुए हैं। तो सुना आपने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें दिल्ली, यूपी और राजस्थान से गिरफ्तार किया। इनमें से जीशान, लाला और मोहम्मद आमिर को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया। अब जानिए कि टेरर की जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई और उसके तार हिंदुस्तान में बिछाए जा चुके थे, उसकी साजिश कितनी बड़ी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनके निशाने पर थे दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र। त्योहारों से पहले इनका धमाके का प्लान था। नवरात्र और रामलीला के दौरान ब्लास्ट की साजिश थी। सूत्र बताते हैं कि अयोध्या भी इनके टारगेट पर था और प्रधानमंत्री के अलीगढ़ वाली जनसभा भी इनके निशाने पर थी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये आईडी ब्लास्ट करना चाहते थे। अब जरा इन खूंखार आतंकियों के बायोडाटा देख लीजिए और ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से इनका कनेक्शन कैसे हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आए इन आतंकियों में जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र का रहने वाला है। ओसामा इलियास का ताल्लुक दिल्ली के जामिया इलाके से है। मूलचंद लाला यूपी के रायबरेली का निवासी है। इसके अलावा जीशान कमर प्रयागराज, मोहम्मद अबू बकर बहराइच और मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल
की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। इनमें से 2 आतंकी ओसामा और जीशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। अप्रैल में दोनों आतंकी पहले यहां से मस्कट गए, फिर मस्कट से बोट के जरिए पाकिस्तान गए। वहां इन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग ली। इसके अलावा मूलचंद लाला अंडरवर्ल्ड का आदमी है और इन सब का हैंडलर था दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम। मतलब भारत को दहलाने की साजिश वाले स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखे गए और इसे फंड कर रहा था अंडरवर्ल्ड। समझ में नहीं आता अप्रैल में ये लोग मस्कट कैसे पहुंचे और फिर मस्कट से बाय शिप इनको पाकिस्तान ले जाया जाता है। कोरोना काल में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि कोरोना काल में पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री वो एकदम काम कर रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं। ऐसी ही करतूत के कारण पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मुल्क में अमन नहीं चाहता है। अफगानिस्तान से भी जब से पाकिस्तान का दखल बढ़ा है, वहां खून खराबा चरम पर पहुंच गया है। काबुल पर कब्जे के बाद जिन तालिबानियों ने खुद को बदला हुआ बताया था, वो पाकिस्तान के इशारे पर नरसंहार पर उतर आए हैं। काबुल में तालिबानियों ने ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने वाले स्नाइपर की हत्या कर दी है। बताया जाता है कि वो अपनी बहन के घर में छुपा था, तभी बंदूकधारी तालिबानियों ने उसे घर से निकाला और उसे गोलियों से भून डाला। तालिबानियों ने नूर नाम के स्नाइपर के सीने में 3 गोलियां मारी और फिर उसे जमीन पर तड़पता छोड़ गए। ये तस्वीरें हैं राजधानी काबुल की, तो बाकी अफगानिस्तान की कल्पना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे बुरा हाल पंजशीर का है, जहां तालिबानियों ने कत्लेआम मचा रखा है। एक दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक यहां तालिबान 20 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। ये पंजशीर में तालिबानी नरसंहार का प्रमाण है। तालिबानी हुकूमत में सिसकता अफगानिस्तान। कल तक जो पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों से लोहा ले रहे थे, वो तालिबानी गोलियों के शिकार हो रहे हैं। ताबूत की शक्ल में घर लाए जा रहे हैं। पंजशीर पर तथाकथित कब्जे के बाद तालिबानियों ने कत्लेआम मचा दिया। नॉर्दर्न अलायंस के मददगारों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। तालिबानी दहशत से घाटी की महिलाएं बिलख रही, बच्चे यतीम हो रहे हैं। देखिए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तालिबानियों ने नॉर्दर्न अलायंस के एक सैनिक को घर से निकालकर सड़क पर लाया और फिर गोलियों से भून दिया। इसी वीडियो में दिख रहा है कि तालिबानी पंजशीर के एक निवासी को हथकड़ी लगाकर ले जा रहे हैं। बताया जाता है कि आई कार्ड दिखाने के बावजूद तालिबानियों ने उसे बेरहमी से मार डाला। तालिबान की ऐसी क्रूरता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि तालिबान पंजशीर में नरसंहार पर उतर आया है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजशीर में तालिबान आम लोगों का खून बहा रहा है। तालिबानियों ने वहां अब तक 20 लोगों की हत्या की। उनमें से एक दुकानदार भी था जिसे तालिबानियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों को सिम कार्ड बेचा था। ऐसे न जाने कितने लोगों को तालिबानी लड़ाके घर से खींच कर ले जा रहे हैं। गाड़ियों के डिक्की में भर भर कर लोगों को किडनैप कर रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। रोती बिलखती ये लड़की बता रही कि 3 दिन पहले इसके घर में तालिबानी घुसे, इसके साथ बेरहमी से मारपीट की, इसके एक भाई को गोली मार दी, जबकि दूसरे भाई को तालिबानी लड़के अगवा कर ले गए। तालिबान की इसी क्रूरता के कारण पंजशीर घाटी में दहशत पसरी है। तालिबानी यातना से तंग आकर हजारों लोग पहाड़ों पर भाग गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और ये सभी लोग कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। पंजशीर की अगर बात की जाए तो वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि करीब 20 से ज्यादा सिविलियंस को तालिबान ने मार दिया है और चाहे वो दुकानदार हों, उनको भी वहां पर पकड़ के मारा जा रहा है। कल की घटना है, नारगिस नाम की एक लड़की, एक महिला जिसके 5 बच्चे हैं, तालिबान हवा में फायरिंग कर रहे थे, उसके सिर में गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तालिबानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबसे। अफगानिस्तान के 1-2 प्रांत नहीं बल्कि करीब हर सूबे का यही हाल है और तालिबानी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठाने वालों को बंदूक के बल पर डराया धमकाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कंधार में गवर्नर हाउस के सामने आज हजारों की संख्या में अफगानी नागरिक जमा हुए। इन्होंने गवर्नर से मांग की कि इन्हें जो तालिबान से 3 दिनों में घर बाहर छोड़ने का फरमान मिला है उसे वापस लिया जाए। दरअसल तालिबानी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण इनके खिलाफ फरमान सुनाया गया है और कहा जा रहा है कि इसे वापस भी नहीं लिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं, तालिबान ने फैसला सुना दिया है कि कोई भी अपनी दाढ़ी जो है वो नहीं कटाएगा। यूएन चिंता जता रहा है कि महिलाओं के साथ बर्बरता अभी भी जारी है।
दरअसल यही पहचान रही है अफगानिस्तान की, जो 20 साल पहले अफगानिस्तान में आतंक का पर्याय बना था, महिलाओं की आज़ादी का दुश्मन था। लेकिन इस बार बदले हुए तालिबान का दावा किया गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को नरम होने के बजाय और खूंखार बनाना चाहता है, और इस मुहिम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जी जान से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI चीफ फैज हमीद अभी भी पंजशीर में डटे। तालिबान सरकार गठन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीधा दखल दे रहा है। तो आइए देखते हैं अफगान स्पोर्ट्स वर्ल्ड पर तालिबानी हुकूमत का कितना असर हुआ है। ये दो तस्वीरें अफगानिस्तान के अतीत और वर्तमान की, जो अफगानिस्तान में लोकतंत्र और तालिबानी हुकूमत की दास्तां सुना रही, शरिया के नाम पर तालिबान की क्रूरता को उजागर कर रही। जिस अफगानिस्तान में कभी महिलाएं आजाद थी, 20 साल पहले तालिबान से आजादी के बाद आधी आबादी आगे बढ़ रही थी, अपने सपनों को जी रही थी। अफगानिस्तान का स्पोर्ट्स भी फल फूल रहा था। आज उसी अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के लौटने के बाद महिलाओं पर अत्याचार सरेआम है। शरिया के नाम पर महिलाओं की खेलकूद पर भी बैन लगा दिया गया, जिसके कारण कई महिला खिलाड़ी देश छोड़ने को मजबूर हुई। ये है अफगानिस्तान की बॉक्सर सीमा रेज़ी, जो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रही और ओलंपिक मेडल का सपना देख रही थी। लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद इनका सपना टूट गया। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ लोगों ने तालिबान को बताया कि एक लड़की पुरुष कोच के साथ ट्रेनिंग ले रही है। इसके बाद तालिबान ने मुझे धमकी दी कि ट्रेनिंग बंद कर दो वरना मार दिया जाएगा। इसके बाद सीमा रेज़ी अपने सपने को जीने के लिए परिवार और देश को छोड़कर कतर चली गई। अरब अमेरिकन वीजा का इंतजार कर रही है। इससे पहले 6 सितंबर को अफगानिस्तान की 41 महिला खिलाड़ी UAE चली गई। 24 अगस्त को महिला फुटबॉल टीम भी अफगानिस्तान से निकल गई। जबकि देश छोड़ने की होड़ में अफगानिस्तान में कई खिलाड़ियों की मौत भी हो गई थी। 16 अगस्त को काबुल में प्लेन से गिरकर फुटबॉलर जकी अनवरी की मौत हो गई। देश छोड़ने की भागम भाग में वुशु नेशनल टीम के प्लेयर कारी इर्दिज भी जान गंवा बैठे। इनके अलावा काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों में टाइकोंडो खिलाड़ी मोहम्मद जन सुल्तानी और क्रिकेटर नसीर अहमद की मौत हो गई। और पिछले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने भी कप्तानी छोड़ दी। आपको बता दें कि जिम्मेदार पत्रकारिता के नाते TVN भारतवर्ष पर लगातार अफगानिस्तान के अवाम की आवाज सुनाई जा रही है। कल भी हमने आपको अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और वहीं स्पिनगर क्रिकेट एकेडमी में कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लिहाजा हमने जानने की कोशिश की कि तालिबान हुकूमत में अफगानिस्तानी क्रिकेट का वर्तमान और भविष्य कैसा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान की भी पाबंदी महिलाओं की खेल कूदने पर है, उनकी आजादी पर है, इसलिए अफगानी महिलाएं विद्रोह पर उतर आई हैं। जरा एक स्टेटमेंट सुनिएगा। अहमदुल्ला वासिक इनका नाम है और ये डिप्टी हेड है तालिबान कल्चरल कमीशन के। इनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को अब क्रिकेट खेलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट खेलना जरूरी भी नहीं है। ये तालिबान कह रहा है, ये डिसाइड करेंगे क्या जरूरी है क्या नहीं है। बंदूक है ना। आज हम कुदरत की मार से भारत की बढ़ती फिक्र भी दिखाएंगे। एक डीप डिप्रेशन है, पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया है। कई राज्यों में जैसा प्रलय काल आ चुका है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात है। इसीलिए आज हम आपको गुजरात से ग्राउंड जीरो के हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर लोगों का जीवन कितना मुश्किल हो गया है और मदद कैसे पहुंच रही है। लेकिन पहले डीप डिप्रेशन से बेहाल उत्तराखंड की तस्वीर देखें। यह उत्तराखंड के मसूरी का केम्प्टी फॉल है। इसने भारी बारिश की वजह से रौद्र रूप ले लिया है। अचानक से हाहाकारी पानी केम्प्टी फॉल में आ गया है। तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। जो केम्प्टी फॉल गए होंगे, बहुत ऊपर से पानी गिरता था, इसमें हल्का हल्का गिरता था, लोग नीचे झरने में खड़े हो जाते थे। लेकिन अभी देखें हाल,
प्रशासन भी मौके पर तैनात था और यहां से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि गुजरात में हालात ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। सैकड़ों गांव का संपर्क टूट चुका है, लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के अलावा एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम ने गुजरात बाढ़ पर ग्राउंड जीरो से जांबाज रिपोर्टिंग की है। देखिए हमारे रिपोर्टर विपिन चौबे की यह खास रिपोर्ट। गुजरात में बारिश और बाढ़ से जिंदगी पर संकट है। यहाँ शहर डूबे, गांव डूबे, मकान डूबे, बाजार डूबे, सड़कें डूबी, हाईवे डूबे, नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई जिलों में जल प्रलय का भयानक मंजर है। गुजरात में सैलाब ने ऐसा प्रहार किया है कि लोगों की सांसें अटक गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर तक उतारने पड़े हैं। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने तय किया कि गुजरात में तबाही मचाने वाली बाढ़ की सीधी तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। आपको भीषण बाढ़ से कराहते गुजरात के अलग अलग इलाके में ले जाएंगे, चप्पे चप्पे का हाल बताएंगे। इन्हीं इरादों के साथ तबाही की तस्वीर सीधे आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची। हमने हर मंजर को कैमरे में कैद किया, लेकिन शुरुआत जामनगर से, खास तौर से जामनगर के आलिया गांव से। इस वक्त हम जामनगर के आलिया गांव में मौजूद हैं और इस वक्त आप ये जो मेरे दाहिने हाथ में नदी देख रहे हैं, इसे रूपा रेल नदी कहते हैं और ये इस इलाके की लाइफलाइन कही जाती है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये सौराष्ट्र का वो इलाका है जो अरब सागर से जुड़ता है और कच्छ का खाड़ी कक्ष कहा जाता है इसको। और ये बहुत ज्यादा संभ्रांत इलाका है। अपने आप में जामनगर एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, लेकिन 2 दिन से लगातार यहाँ पर पानी और बारिश इतनी ज्यादा थी कि पूरा जामनगर इससे दो चार हो रहा था। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित गांव है वो आलिया गांव था और उसी गांव में हम मौजूद हैं। ये रूपा रेल नदी आपने देखा और नदी को जोड़ने वाली जो जामनगर मेन शहर को जोड़ने वाला ये जो पुल था, ये पुल बुरी तरह से टूट चुका है और उस टूटे हुए पुल की अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। बारिश की वजह से आलिया गांव की तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जामनगर में रेस्क्यू की ये तस्वीर देखिए। जामनगर में बाढ़ से हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स की टीमें भी जुटी रही। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे एक शख्स को एयरलिफ्ट कर रहा है। जामनगर में दर्जनों लोग इसी तरह सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के साथ ही नाव की मदद से भी लोगों का रेस्क्यू हुआ। जामनगर के खांचीवाड़ इलाके से अब तक सैकड़ों लोग नाव से सुरक्षित निकाले गए हैं। यहाँ अभी भी चारों तरफ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। सड़कों और गलियों में 3 से लेकर 6 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। घरों में भी पानी भरा हुआ है। शहर ही नहीं, 35 गांवों से अभी भी संपर्क कटा हुआ है। सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं और इन्हीं में से एक है आलिया गांव। ये पुल बहुत पुराना है, लेकिन कल के बहाव के सामने ये पुल नहीं टिक सका और आखिरकार पुल ने दम तोड़ दिया और इस गांव का जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। इन तमाम लोगों के घर डूब गए, इनके मवेशी बह गए, इनके घर में रखा गया राशन डूब के सड़ गया और अब इन लोग के पास खाने तक के लिए मुश्किल हो रही है। और गांव के किनारे ये जो नदी है वहां पर ये लोग आकर खड़े हैं। इन लोगों आलिया गांव के लोगों की आपबीती और दर्दनाक है। गांव के लोगों ने ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी। नहीं, मेरे भी बाप दादा बोल रहे हैं कि अभी तक मेरे दादा की 19 की उम्र है, वो बता रहे हैं कि मैंने कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी है। इतना नुकसान हुआ है, फ्रिज, कूलर, सामान जो भी सामान है, पैसा है, सोना चांदी है, या कितने लोगों का तो घर टूट चुका है। गुजरात के 3 जिलों की हालत बाढ़ से ज्यादा खराब हुई। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित जामनगर ही हुआ। यहाँ घर, मकान, सड़कें, हाईवे बाढ़ में डूब गए। 18 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हो गए। ऐसे में कई हाईवे बंद कर दिए गए। अभी भी कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कई इलाकों में पानी मकानों की पहली मंजिल तक पहुंच गया। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे लोगों को घरों से बाहर निकाला है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पानी तो उतर गया है, लेकिन तबाही के निशान बाकी हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये दरअसल इस घर का ये बाउंड्री वॉल है जो अब पूरी तरह से गिर चुका है और आप देखिए कि घर भी धराशायी हो चुका है। और घर के लोग ऐसा बता रहे हैं, इस घर के ऊपर से यानी जो हरा कपड़ा दिख रहा है
उसके ऊपर से पानी बह रहा था और घर में रखा हर वो जरूरत का सामान बर्बाद हो गया जो इसमें जरूरत के लिए रखा गया था। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इस घर की भी बाउंड्री वॉल देखिए आप, ये इस घर की भी बाउंड्री वॉल टूट चुकी है और ये जो पूरा रास्ता है ये नदी की तरफ जाता है, ये पक्की सड़क थी, ये सड़क भी पूरी तरह से टूट चुकी है और आप बिखरा हुआ मलबा और जमीन पर टूटे हुए पत्थर दीवारें बता रही हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। पानी की रफ्तार के आगे बीच में जो आया पानी उसको अपने साथ बहा ले गया और अपने पीछे छोड़ चुका है। लेकिन ये तबाही और बड़ी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जामनगर में अगले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। यहाँ कोस्ट गार्ड की टीमों को भी तैनात किया गया है जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। गुजरात के लिए अगले 4 दिन भारी हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के कई शहरों के लिए गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात के इस समय बारिश के 3 चक्र सक्रिय हैं। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य में बहुत भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पोरबंदर, जामनगर, द्वारका में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण गुजरात के वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना इस मॉनसून का पहला डीप डिप्रेशन कल से ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तराखंड को पानी कर सकता है। ऐसे में गुजरात की तरह इन राज्यों को भी अलर्ट रहना जरूरी है। अब एक बार फिर उसी यूपी चुनाव की खबर पर लौटते हैं जिसको लेकर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, जिस कार्यक्रम में योगी भी मौजूद थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनका नाम लेकर पीएम ने एक तीर से कई निशाने साधे। देखें रिपोर्ट। मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भूले बिसरे नायक को आगे रखकर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, तो साथ में ही वेस्ट यूपी में 2022 में होने जा रहे चुनाव की बुनियाद भी रख दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इस बार यूपी चुनाव का रास्ता पश्चिमी पट्टी से होकर क्यों जाता है, इसे समझने से पहले एक भूले बिसरे नायक का परिचय जान लीजिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अलीगढ़ के मुरसान कस्बे में पैदा हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो एक जाट राजा थे जो 32 साल तक निर्वासित होकर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। वो 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में बनी अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति भी थे। आजादी के बाद 1957 में राजा महेंद्र सिंह मथुरा से लोकसभा सदस्य भी चुने गए। अलीगढ़ के उसी राजा के नाम पर जब यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आप लोग पहले जानती थी? जी सर। उनका नाम सुना था पहले? बिल्कुल सुना है। सुना था। ये पुरानी मांग थी आपकी कि यहाँ विश्वविद्यालय बने? जी सर, विश्वविद्यालय बनने से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा ना। उनको नई नई और अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, नए नए कोर्सेज करने को मिलेंगे। अब तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी एएमयू की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पहले से जानती हैं आप? उनका नाम सुना है आपने? हाँ, खूब नाम सुना है और हमारे अलीगढ़ में हम रहते हैं तो क्यों नहीं सुना है। उनके नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में।
माना जा रहा है कि 2022 के यूपी चुनाव में सत्ता का रास्ता पश्चिमी पट्टी से होकर जाएगा, क्योंकि इस बार जाटलैंड में राकेश टिकैत के किसान आंदोलन ने उथल पुथल मचा रखी है, जहां पहुंचकर पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए। पीएम ने जाटों और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जमकर गुणगान किया, तो साथ में छोटी जोत वाले किसानों की ताकत देने की बात की, जो यूपी में 80% हैं। अलीगढ़ का ताला और मुस्लिम मेहरबान का नाम लेकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश की, तो सुरक्षा का मुद्दा उठाकर 2017 से पहले पश्चिमी यूपी में हुए पलायन का भी जिक्र किया। ये वो फैक्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगे का रास्ता तय करेंगे। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। अलीगढ़ में पहले से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और अब नई यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से लोकल लोगों का एक और गुस्सा बाहर आ गया है। विश्वविद्यालय खुल रहा है जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, कितनी बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी की ये अलीगढ़ में बहुत बड़ी सौगात है। महेंद्र प्रताप सिंह जी ने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी, मगर उनका कहीं पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं एक फोटो तक नहीं लगाया गया, उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्वतंत्रता सेनानी रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जो सम्मान मिला है आज आजादी के 70 वर्ष बाद, उनको सम्मान मिला जी। इस ऋण को हम 2022 में योगी जी को हाथ मजबूत करके उतारेंगे। इसका सीधा सा असर यूपी के चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल पड़ना चाहिए, जनता को ये बात देखनी चाहिए, माननी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के समर्थक लोग हैं, और वे तमाम लोग हैं जो कि इसको सीधे तौर पर सियासत से जोड़ कर देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि इसका सीधा असर पड़ेगा यूपी के चुनाव पर। कैमरामैन शक्ति शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, अलीगढ़। योगी सरकार ने आज अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, तो समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में घर ढहाए जाने का मुद्दा उठाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा, और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। सारी पार्टियां जानती हैं कि 2022 का यूपी चुनाव कई मायनों में खास होगा, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जनता को इन सभी दलीलों को सुनना होगा और सही पार्टी को चुनना होगा, ताकि यूपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और अब हमारी खास सीरीज लूटखार। लूटघर में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिल्डर के साथ जब सरकारी अधिकारी मिल जाते हैं तो करप्शन की बिल्डिंग आसमान छूने लगती है। बिल्डर वादा करता है कि ये ग्रीन एरिया है, यहाँ आप सुबह शाम टहल सकते हैं, यहाँ बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आपको साफ हवा मिलेगी, धूप मिलेगी। लेकिन लालच की दीवार जैसे जैसे बढ़ती है, ईमानदारी घिसने लगती है, और फिर एक बार उपभोक्ता लाचार हो जाता है। देखें रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की आड़ में बने लूट घर की ऊंचाई चाहे जितनी बढ़ जाए, एक न एक दिन उसे ध्वस्त होने का फरमान सुनना पड़ता है। नोएडा के सुपरटेक के ये 2 टावर इसी बात का उदाहरण है। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 93 के उसी बिल्डिंग, उसी बहुमंजिला इमारत के
सामने खड़े हैं। और सबसे पहले आपको दिखा दे, ये बोर्ड देखिए जो उसके गेट पे बोर्ड लगा है, उस बोर्ड की तस्वीरें आपको दिखाएं कि सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का ये एपेक्स टावर है, जिन 2 टावर्स को बनाया गया था। और ये इस 17 एकड़ के प्रोजेक्ट में जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट इसका प्रोजेक्ट था, उसका ये ग्रीन बेल्ट का एरिया था। और यही कह के यहाँ पर 15 टावरों में लगभग 660 फ्लैट को बेचा गया था कि ये आपका ग्रीन बेल्ट होगा, इस एरिया से आपको धूप मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, ग्रीन बेल्ट होगा और यहाँ लोगों के खेलने का, बच्चों के खेलने का, लोगों के बैठने के, आने जाने के रास्ते होंगे। लेकिन उसके बाद एफआईआर में चेंज करवाया गया, बकायदा प्राधिकरण की मिलीभगत से बार बार इसके नक्शे में परिवर्तन कराया गया और लगभग 4 बार परिवर्तन करके जो ग्रीन बेल्ट था सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट एरिया का, उस ग्रीन बेल्ट में जबरन सुपरटेक बिल्डर ने इन 2 टावर्स का निर्माण कराया। बिल्डर ने अवैध निर्माण किया, बायर्स ठगे गए और नोएडा प्राधिकरण ने बायर्स के बदले बिल्डर का ही साथ दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, नोएडा प्राधिकरण के चेहरे ही नहीं, उसके मुंह, नाक, आंख सभी से भ्रष्टाचार टपकता है। कोर्ट ने प्राधिकरण से कहा कि ये दुखद है कि आप डेवलपर्स की ओर से बोल रहे हैं, जबकि आप निजी अथॉरिटी नहीं, पब्लिक अथॉरिटी हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, ये आपके लिए बहुत ध्यान से सुनने की बात है। इसमें 2 पॉइंट्स थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक तो ये था कि भाई 2 बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये रेगुलेशंस में प्रोवाइडेड है। तो 2010 के रेगुलेशंस हैं, उससे पहले 2006 के रेगुलेशंस हैं। तो उसमें ये जो हाइट इस बिल्डिंग्स की, इन दोनों बिल्डिंग्स की जो है, उसके हिसाब से करीब 20 मीटर होने चाहिए थे। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जो एस्टर 1 और ये जो नई बिल्डिंग ये बना रहे थे, कम से कम 20 मीटर होने चाहिए थे। इन्होंने केवल 9 मीटर छोड़े थे, लेकिन उसके बावजूद नोएडा ने इस प्लान को सैंक्शन कर दिया था। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई आपने ये जो यूपी अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है 2010 की, उसमें यह है कि आपने एक बार फ्लैट्स बेच दिए तो फ्लैट बायर्स के प्रोपोर्शनेट शेयर हो जाता है कॉमन एरियाज़ में। कोई गार्डन है, क्लब है, ये सब हाँ, ये इन सब में कॉमन एरियाज़ में प्रोपोर्शनेट शेयर हो जाता है। तो अगर 100 बायर्स हैं तो उनका 100 शेयर ईच हो गया। तो उसमें आप बायर्स अगर बढ़ा दें, 200 बायर कर दें अब, तो सबका शेयर आधा आधा हो गया। तो वो जो एग्जिस्टिंग फ्लैट बायर्स हैं, उनकी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। साल 2005 में सुपरटेक ने 17 एकड़ में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कुल 15 टावर्स का निर्माण कराया जाना था, जिनमें 11-11 फ्लोर्स थे। इसके अलावा ग्रीन एरिया भी छोड़ा गया था। लेकिन वर्ष 2011 आते आते ग्रीन बेल्ट में बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। आरडब्ल्यूए के विरोध के बावजूद बिल्डर नहीं रुका, तो लोगों ने प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया। तब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई आसान नहीं थी। 2010 में जब शायद इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत शुरू की थी, तो हम लोगों ने समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, गड्ढा सा खोद दिया है, कुछ समझ पाते। आरटीआई डाली, नोएडा अथॉरिटी में रिक्वेस्ट डाली, सुपरटेक को पूछा ये क्या है। जब नहीं बताया गया तो 2012 में हम लोग फिर हाई कोर्ट गए। 2014 में वहाँ से निर्णय आया इसी 2 टावर को डिमोलिशन का, और उसके बाद सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट गया। जो हम रिटायर्ड आदमी थे, वो अनरिजर्व्ड 3rd क्लास में हमने कम से कम 20-25 दफ़ा यहाँ से इलाहाबाद ट्रैवल किया। और लेकिन भगवान ने चाहा, जैसे कहा सत्यमेव जयते, या देर है अंधेर नहीं है, वही चीज़ हमारे साथ में हुआ है। थोड़ा देर तो हुआ, लेकिन हमें फैसला हमारे पक्ष में मिला। और यहाँ के 650 रेजिडेंट्स जो हैं, वो अब सुख की नींद सो सकते हैं। ये तो उन बायर्स की बात हुई जिन्होंने बिल्डर की मनमानी को बर्दाश्त किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और जीत हासिल की। लेकिन सुपरटेक के इस केस में उन बायर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिन्होंने उन टावर्स में फ्लैट बुक करा रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें तोड़ने का फैसला सुनाया है। मिलिए धर्मेंद्र सिंह से। धर्मेंद्र ने इस 40 मंजिला टावर में अपना फ्लैट बुक कराया था। हाई कोर्ट ने जब दोनों टावर को गिराने का आदेश दिया, तब भी इन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलट जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र को लगता था इस पूरे प्रकरण में कम से कम बायर्स की तो कोई गलती नहीं है। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी के अप्रूवल्स देखे, उनके नक्शे देखे, IIT रुड़की का
प्लान देखा, बिल्डिंग प्लान देखा, सभी चीज़ों को चेक करने के बाद सरकारी बैंक में हमने लोन अप्लाई किया। सरकारी बैंक भी लोन तब देता है जब वो सारे डॉक्यूमेंट्सों की छानबीन कर लेता है। तो झांसे में हम नहीं आए, हम तो एक तरीके से सरकारी जो ये बिल्डर है, सरकार और बिल्डर के बीच का जो गठजोड़ है, हम लोग उसका शिकार हुए हैं। यानी पूरी व्यवस्था में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई तो वो उपभोक्ता है। आप चौकन्ने रहें ताकि ऐसी लूट आपके साथ ना हो। कल हम आपको बताएंगे कि नोएडा अथॉरिटी ने इस पूरे मामले में कहां और कैसे गड़बड़ी फैलाई। और अब देखते हैं खबरें फटाफट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का ग्रेनेड हमला, राजपुरा चौक पर तैनात सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, ग्रेनेड सड़क पर जाकर फटा, जिसकी जद में आने से 3 स्थानीय नागरिक हुए घायल। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास एक बार फिर हुई बमबारी। सांसद तृणमूल कांग्रेस पर लगाया आरोप, उनके परिवार और उनके करीबियों की हत्या कराना चाहती है टीएमसी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुई सुष्मिता देव को दिया इनाम। टीएमसी की ओर से राज्यसभा के लिए किया गया नॉमिनेट। पार्टी ने कहा सियासत में महिलाओं की ज्यादा हिस्सेदारी के लिए लिया गया फैसला। यूपी के बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार की हालत गंभीर बनी हुई है, इससे पहले हुआ था कोरोना। आज हिंदी दिवस है। आपने पूरे दिन कई बातें सुनी होंगी और पढ़ी होंगी, लेकिन हम एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं। जरा सुनिए देश के लिए सोना जीतने वाले नीरज चोपड़ा का क्या कहना है। I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that. भाई हेलो, हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर। हिंदी में पूछ लो यार। हिंदी में पूछ लो यार। रिपोर्टर ने अंग्रेजी में पूछा तो नीरज चोपड़ा ने हिंदी में ऐसा जवाब दिया कि बस पूछे मत। ये वीडियो वर्ष 2018 का है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर छाया रहा। दरअसल हिंदी का मान तभी बढ़ेगा जब आप इस पर गौरव करेंगे। आज यही बात राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही। कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की संकोच? वो जमाना गया जब हिंदी बोलते थे तो होता था कि किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति मेरा मूल्यांकन करेगा। आपका मूल्यांकन आपके कामों के आधार पर ही होगा, आपकी क्षमताओं के आधार पर ही होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। हिंदी दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन याद रखिए, हिंदी का मान बढ़ाने के लिए इस भाषा के प्रति सम्मान और आत्मविश्वास का बढ़ना बेहद जरूरी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।